जय हिंद सभी को। हमारा जो मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम की बुक का एक्सप्लेनेशन जो चल रहा था, आज उसका डे सेकंड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर सेकंड, जो कि है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये चैप्टर डील करता है कि वेरियस हिस्टोरियंस थे, उन्होंने वेरियस अप्रोचेस दी थी अपने मॉडर्न इंडिया को देखने की, यानी अलग अलग नज़रिए से उन्होंने मॉडर्न इंडिया के स्ट्रगल को देखा था। कईयों ने इसे कॉलोनियल अप्रोच की नज़र से देखा। बेसिकली जो कॉलोनियल अप्रोच से देख रहे थे वो ब्रिटिशर्स थे। ये मैं आगे बताऊंगा ये क्या है कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड एक्सेट्रा। सो ये सारी नज़रिए हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के स्ट्रगल को देखने के। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे आज के चैप्टर सेकंड और डे 2 ऑफ आवर वीडियो में। तो चलो चालू करते हैं आज का ब्रीफ। बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फेमसली नोन एज स्पेक्ट्रम बुक, डे सेकंड। इसमें आज हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टोरिकल अप्रोचेस। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की अप्रोचेस होती है। पहली है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है, द अप्रोच ऑफ ब्रिटिशर्स, हाउ ब्रिटिशर्स सी आर मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल। अब मेरे को बताओ, कोई हम पे राज कर रहा है तो उन्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा, जो ऑपरेसर है उसको तो अच्छा ही लग रहा होगा, पर जो ओप्रेस्ड है, जो परेशान हो रहा है, जो सप्रेस हो रहा है, उसे बुरा लगेगा। तो हम इंडियंस सप्रेसर हैं और ऑपरेसर ब्रिटिशर्स हैं। तो कॉलोनियल अप्रोच में हम ये देखेंगे कि ये अपनी खुद की तारीफ़ करेंगे और इंडिया को थोड़ा झुकाएंगे और इंडिया के कल्चर वगैरह को थोड़ा नीचा बताएंगे। सेकंड है हमारी नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच इसका जस्ट अपोजिट। कॉलोनियल में ब्रिटिशर्स जो ऑपरेस कर रहे थे, नेशनलिस्ट में सप्रेसर जो सप्रेस हो रहे थे, हमारे इंडियंस। तो नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि विदाउट नेशनलिज्म वी कांट हैव आवर इंडिपेंडेंस। इसका एग्जांपल है रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उसके अंदर हमारे को सक्सेस हाथ में क्यों नहीं आई थी? वो अच्छा खासा बड़ा रिवॉल्ट था, मेजरली डन बाय दी सिपाहीज ओनली, जो अच्छे वेपन से इक्विप्ड थे। उनके साथ राजा महाराजा थे, झांसी की रानी थी, लखनऊ के राजा थे, अवध के राजा थे, हमारे महाराष्ट्र के थे, बंगाल से सपोर्ट था, हर तरीके से सपोर्ट था। पर मेन रीज़न ये था कि हम नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। उस टाइम में कोई इंडिया नहीं हुआ करता था। उस टाइम में अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे हम। एक राजपूताना, राजपूतों का अलग होता था, मराठा किंगडम जहाँ मराठाओं का होता था, ट्रेवेनकोर साउथ में अपना अलग ही, मैसूर किंगडम, बंगाल। तो हमारा कोई नेशनलिस्ट अप्रोच थी नहीं, हमें नेशनलिज्म था ही नहीं ना। उस टाइम तक कोई इंडिया वर्ड एग्जिस्ट करता था। तीसरी हम अप्रोच देखेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो ये मार्क्सिज्म आपको पता होगा रशियन रिवॉल्यूशन से आया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कैम्ब्रिज स्कूल, ये भी हमारे को कुछ बताता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। सबल्टन स्कूल और कुछ एक्स्ट्रा भी है, फेमिनिस्ट अप्रोच एंड लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलोनियल अप्रोच से। सो कॉलोनियल अप्रोच ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है। ये कहती है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को यूनाइट करा। वैसे देखें तो बात ठीक भी है, क्योंकि इंडिया उस टाइम तक फैला हुआ था, अलग अलग राजघरानों में बटा हुआ था या नवाबों के अंडर था। तो बहुत हद तक इंडिया यूनाइट नहीं था। पर हाँ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में कुछ यूनिटी हम में दिखी थी। दूसरा ये कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। ये कहते हैं कि जो इंग्लिश है वो फिटेस्ट है टू रूल। तो ये बहुत ही गलत है। इनका कहना था जो गोरे लोग हैं वही राज करने के हकदार हैं।
तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम किसी के कलर से या किसी के लुक से ये नहीं कह सकते कि वो राज करने के लायक है नहीं है, या उस वो फिटेस्ट है या नहीं है। तो ये उनकी एकदम गलत थी। उसके साथ ये भी कहते थे कि जो इंडियंस है वो वाइट मैन्स का बर्डन है। ऐसा कहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो गंवार है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, ये अनकल्चर्ड बारबेरिक लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, इनका कोई कल्चर नहीं है, इनके कोई इथोस नहीं है, और हम जो वाइट मैन है इनको सुधारने के लिए आए हैं। उसके साथ ये भी कहते हैं कि हमने लॉस और ऑर्डर को हमने ही बनाया है इंडिया में। इससे पहले इंडिया में ऐसे कुछ खास कानून वगैरह नहीं थे। तो ये कॉलोनियल अप्रोच है जो ब्रिटिशर्स है उनकी तारीफ़ करती है। ये अप्रोच ये कहती है कि जो कॉलोनियल रूल था वो सबसे अच्छा था। इस टाइम में ही इंडिया में कंस्ट्रक्शन हुई थी अच्छी अच्छी, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी अभी आया था, और यूनिटी भी ये ब्रिटिशर्स ही लाए। कुल मिला के ब्रिटिशर्स की तारीफ़ हो रही है, बट ये भूल गए कि इन्होंने हमारे को सप्रेस करा है, हमारे ऊपर राज तो करा है, पर हमारी जो वेल्थ थी उसे ड्रेन करा है। वेल्थ ड्रेन थ्योरी है, बहुत ही फेमस है दादा भाई नौरोजी की। उन्होंने दिया था ये कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारा पैसा चूस रहे हैं, हमसे लेके जा रहे हैं, ना कि ला रहे हैं। तो इन्होंने डेवलपमेंट करा होगा, ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं करा। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है वो ब्रिटिशर्स टाइम के ही हैं, हमारे कानून वगैरह, पर उससे ज़्यादा ये हमसे लेके चल गए थे। सोने की चिड़िया हुआ करते थे और अब कंडीशन आपके सामने है। वैसे हैं हम अभी भी मजबूत, पर हाँ उतने नहीं हैं। उसके बाद आती है नेशनलिस्ट अप्रोच। तो ये अप्रोच बेसिकली सप्रेसर्स लोगों की थी, जो कि हम हैं इंडियंस इनकी। ये कहती है कि हम सबको यूनिटी में रहना चाहिए, हमें एक नेशन की अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि हमारे को मल्टीपल किंगडम्स या राजघरानों से या रिलीजियस या कास्ट। हमें ये नहीं देखना कि हम पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही साथ रहेंगे, या ब्राह्मण का दोस्त ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण किसी शूद्र या किसी नीची जात के लोग से दोस्ती नहीं करेगा। तो इस भावना को हटाना था कि ब्राह्मण है तो वो सबसे दोस्ती करेगा, हम सब यूनाइटेड हैं और हम में कोई भी डिफरेंस नहीं है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक। हमारी भाषा क्यों ना कितनी ही अलग हो, पर हमारा एक देश है जो कि है भारत। तो ये थी नेशनलिस्ट अप्रोच, और इसी अप्रोच के चलते हमारे को हमारी इंडिपेंडेंस भी मिली है। इसके बाद हमारी है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो ये एनालाइज करती है सोसाइटी को थ्रू लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मोर एम्फेसिस था कि एक तो ब्रिटिशर्स थे जो हमें ऑप्रेस कर रहे थे और हम सप्रेस हो रहे थे, तो हमें भी बहुत सारे लीडर वगैरह थे। पर ये मार्क्सिस्ट अप्रोच वो अप्रोच है जो कि कॉमन पीपल के बारे में बताती है हमें। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में भी बताती है। बेसिकली ये इकोनॉमिक फैक्टर तो बताती है, प्लस कॉमन पीपल की नज़रिए को भी बताती है। इसके बाद है तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करा था इंडिया टुडे बुक नाम है, बाय आर रजनी पल्मी दत्त की बहुत ही फेमस बुक है इंडिया टुडे। बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती है ये किताब। प्लस सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई जी की किताब है, ये भी बहुत फेमस है। और इसके बाद हम आते हैं सबअल्टर्न अप्रोच पे। तो सबअल्टर्न अप्रोच ये कहती है कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बेसिकली ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। अगर हम पूरे इंडियन स्ट्रगल को देखें तो ऐसा लगता है कि हम गांधी जी की ही ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, या बीच बीच में जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह की। और इसमें ये देखें तो ये फाइट थी बिटवीन टू स्टेटस क्वेस्ट लीडर्स की, नेहरू वर्सेस ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। ये जो दोनों के दोनों थे, ये बहुत ही, नेहरू वो भी पैसे वाला, गांधी जी वो भी बहुत पैसे वाले थे। तो हमें ये ऐसा लगता है कि जो ये लड़ाई थी ये दो पैसे वाले, दो बहुत अमीर लोगों के बीच की लड़ाई थी, और इसमें कॉमन पीपल का लॉस ही हुआ है। पर ये तो ये अप्रोच हमारे को ये बताती है।
उसके बाद आती है कम्युनलिस्ट अप्रोच। तो ये अप्रोच कहती है कि ये देखती है कि हिंदू और मुस्लिम है जो कि परमानेंट हॉस्टाइल कम्युनिटी है। हिंदू मुस्लिम कभी यूनाइटेड हो ही नहीं सकते। और इस अप्रोच के चलते ही हम देखते हैं 1947 का पार्टीशन, जिसमें इंडिया के 3 टुकड़े हुए थे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बना था। तो कम्युनलिस्ट अप्रोच यही अप्रोच है कि हिंदू मुस्लिम्स आर परमानेंट हॉस्टाइल, बिकॉज जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कई सालों कई सदियों तक उनका राज था। एज अ हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर, अफ़गान एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, तो इन सब ने इंडिया पे रूल करा था और हिंदुओं पे अत्याचार ही हुआ था बेसिकली। तो ये अप्रोच ये बताती है। इसके बाद अगली अप्रोच है, इसके बाद कैम्ब्रिज अप्रोच आती है। तो जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो बताती है कि जो इंडिया का स्ट्रगल है वो इंडियंस के साथ ही लड़ाई थी। ब्रिटिशर्स, अगर आप देखो तो ब्रिटेन बहुत ही छोटी कंट्री है, राजस्थान के साइज़ से भी छोटी है ब्रिटेन, और वो पूरे इंडिया पे राज कर ली थी, जो कि एरिया में 7th लार्जेस्ट है अभी। और अगर हम पहले देखें तो उसमें पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश भी एडिड था। तो आप मान सकते हैं कि ये 5th या 6th लार्जेस्ट कंट्री हुआ करती थी उस टाइम की। तो तो ये कहती है कि हाउ ब्रिटेन, अ वेरी स्मॉल कंट्री विद वेरी लेस पॉपुलेशन, कैन कंट्रोल इंडिया डिस्पाइट इट इज़ द फाइट बिटवीन इंडियंस वर्सेस इंडियंस ओनली। कि जो इंडियंस ही इंडियंस को के खिलाफ थे, और बस ब्रिटिशर्स ने कुछ पैसों का लालच दिया और इंडियंस ने ही इंडियंस को ओप्रेस करा और सप्रेस करा। इसके बाद अगली आती है, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं कि पीपल ही पीपल को, यानी अपने ही आदमी अपन को ही मार रहे हैं। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच है और कई हद तक मेरे को ठीक भी लगती है ये। इसके बाद आती है लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच। तो ये अप्रोच बहुत ही उल्टी और बहुत ही पता नहीं क्या सोच के इन्होंने अप्रोच दी थी। इसमें ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया पर राज करा है, तो इसमें ब्रिटिशर्स का फ़ायदा नहीं हुआ है बल्कि ब्रिटिशर्स का लॉस हुआ है। उन्होंने इंडिया में रेलवेज़ बनवाई, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा ब्रिटिशर्स ने ही इन्वेस्ट करा था, प्लस अदर वर्क्स, जैसे कि उन्होंने कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी या और कुछ करा, तो ये पैसा ब्रिटिश के इन्वेस्टर्स का ही पैसा था जो कि इंडिया में इन्वेस्ट हुआ, जो कि उनकी कंट्री अब है भी नहीं। लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच ये कहती है कि कॉलोनिज़म से ब्रिटेन का फ़ायदा ना होकर नुकसान हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद लास्ट अप्रोच है फेमिनिस्ट अप्रोच। तो फेमिनिस्ट अप्रोच ये कहती है कि जो फीमेल्स है, वैसे फेमिनिज़म का मतलब होता है फीमेल्स इज इक्वल्स टू मेल्स, यानी कि मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, दे बोथ शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। और इसमें यही है कि फेमिनिस्ट अप्रोच की सरोजनी बाई नायडू थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, प्लस हमने अभी किताबें देखी उनमें कई सारी राइटर्स फीमेल ही थी, तो फीमेल्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था फॉर इन आर इंडिपेंडेंस। और अभी बुक बताता हूँ, जैसे एक बहुत फेमस किताब है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये पंडिता रामाबाई सरस्वती ने लिखी थी। जो ये पंडिता रामाबाई सरस्वती है, इनके बारे में आप अभी अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, सोशल रिफॉर्म वाले में। इन्होंने भी वुमेन को के रिफॉर्म के बारे में बहुत चर्चा करी थी, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, उसकी चर्चा हम उसी चैप्टर में करेंगे। प्लस मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की किताब है, आप ऐसी किताबें पढ़ना प्रीफर भी कर सकते हैं या आपके प्रोस्पेक्टिव को और ओपन करेगी। तो ये 2 किताबें हैं फेमिनिस्ट अप्रोच को बताती है। तो इसी के साथ हमारा स्पेक्ट्रम बुक का 2nd चैप्टर भी कंप्लीट होता है इन वेरी शॉर्ट एंड इजी फॉर्म, प्लस आपको फ़ोटोज़ के साथ पूरी क्लैरिटी मिली है चैप्टर की। और आखिरी में यही कहूँगा कि इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू देन दे आर टू स्मॉल। इसका मतलब है कि अगर आपको आपके सपने डराते नहीं हैं, इसका मतलब आपके सपने बहुत छोटे हैं। जो अभी हम ये स्पेक्ट्रम बुक कर रहे हैं, इसमें करीब 900 प्लस पेजेस हैं, यानी 1000 पन्ने आपको डराते होंगे, पर जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक इसका ये मतलब है कि
आपने कुछ बड़ा सोचा नहीं है। जब आप ये 900 पन्नों की किताब कंप्लीट कर लोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस देखना। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, राम राम।